ये कहानी है रवि माथुर और आशी माथुर की, जो कि एक परफेक्ट कपल थे। रवि और आशी ने 6 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। रवि को मुंबई के एक ऑफिस में मैनेजर की जॉब ऑफर हुई थी, जिस वजह से उसे आशी के साथ मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। रवि को ऑफिस की तरफ से एक फ्लैट दिया गया था। रवि को एंटीक चीज़ों का बहुत शौक था, तो उसने आशी से कहा कि वो अपने इस नए घर को पुरानी चीज़ों से सजाना चाहता है। आशी भी मान गई। दोपहर का खाना खाकर दोनों मार्केट के लिए निकल गए। बहुत सी दुकानें देखी और सामान भी लिया गया। आशी को पेंटिंग का बहुत शौक था, तो उसने भी अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया। एक दुकान पर रवि मिरर के सामने खड़ा उसके मोल भाव कर रहा था। आशी भी दुकान के अंदर बाकी के सामान का मुआयना कर रही थी कि तभी आशी की नज़र कोने में रखे कैनवस पे गई। वो उसके पास आई और उसे देखने लगी। उसे वो कैनवस बहुत पसंद आया। उसने रवि से पूछा, क्या हम ये कैनवस ले सकते हैं? रवि ने भी हामी भर दी। बाकी सामान तो बाद में ट्रक से आने वाला था, लेकिन आशी ने जिद की कि उसे वो अपने साथ ही लेकर जाएगी। वो दोनों इस कैनवस को लेकर जैसे ही दुकान से बाहर निकले, एक पागल बूढ़ी औरत ने उन्हें घेर लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे फेंक दो इस मनुष्य चीज़ को, फेंक दो, ये बर्बाद कर देगी तुमको, फेंक दो, जला दो इसे। आशा बुरी तरह से डर गई थी। रवि ने उसे अपनी बाहों में ले लिया था, तभी उस दुकान वाले ने आकर उसे भगाया। रवि और आशी दोनों गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। घर पहुंचे ही थे कि उनके पीछे ही सामान के साथ ट्रक भी आ गया। उन्होंने सामान घर में रखवाया और इस बात से अनजान कि उन्हें कोई था जो देख रहा था, अंदर चले गए। वो वहीं थी, वो बूढ़ी औरत। रवि और आशी ने सामान समेट लिया और डिनर किया। थकान होने के कारण उन्हें जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह रवि तो ऑफिस के लिए निकल गया और आशी भी घर के काम में बिजी हो गई। ऑफिस के लिए निकलते समय रवि ने उस बूढ़ी औरत को अपनी बिल्डिंग के बाहर देखा, लेकिन उसने उसे अनदेखा करना ही ठीक समझा। सब कामों से फ्री होने के बाद आशी ने वही करने की सोची जो वो हमेशा करती थी। उसे अपना लाया हुआ कैनवास उठाया और अपनी पेंटिंग के काम में लग गई। शाम को रवि घर आया। आशी ने उसका अच्छे से वेलकम करा। खाना खाकर रवि टीवी देखने लगा। तभी उसकी नज़र पास रखे कैनवास पर पड़ी, जिस पे आशी ने पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग देख के रवि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसकी आवाज़ सुन के आशी भी वहाँ आ गई और उसने पूछा, क्या ये तुमने क्या बनाया है आशी? एक जोकर, वो भी इतना डरावना। यार, इसमें हंसने की क्या बात है, कितना प्यारा तो है। और वैसे भी मैं तुम्हारी पेंटिंग बना रही थी, पता नहीं जोकर कैसे बन गया। ये सुनते ही रवि ने बुरा सा मुंह बनाया और आशी को पकड़ने के लिए भागा। आशी की बच्ची, मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ क्या? आशी भी खिलखिलाती हुई बेडरूम की तरफ भागी और दोनों के बीच प्यार भरी नोक झोंक होने लगी और दोनों कब सो गए पता ही नहीं चला। करीब रात के 3 बजे आशी की किसी की हंसने की वजह से आंख खुली। उसने बगल में देखा तो रवि सो रहा था। वो उठकर बाहर आई। आवाज़ ड्राइंग रूम में से आ रही थी। उसने जाकर देखा तो टीवी चल रहा था। उसे लगा कि शायद रवि टीवी बंद करना भूल गया है। उसने टीवी बंद किया और वापस सोने के लिए चली गई। तभी उसकी नज़र कैनवस पर गई। ये कैसे मुमकिन है? मेरी पेंटिंग कहाँ गई? कैनवस से उसका बनाया हुआ जोकर गायब था। आशी ये सब सोच ही रही थी कि उसे फिर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ किचन से आ रही थी। वो डरते डरते किचन में गई। उसने जैसे ही लाइट ऑन करी, आवाज़ बंद हो गई। आशी ने अपनी नज़र चारों तरफ डाली, लेकिन कुछ नहीं था। उसने लाइट बंद करी और वापस जाने को जैसे ही पलटी, तभी एक ज़ोरदार चीख के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आशी की चीख सुनकर रवि जल्दी से उसके पास आया। आशी, क्या हुआ? क्या हुआ आशी? बोलो कुछ। आशी ने बिना आंखें खोले
हाथ से सामने की तरफ इशारा किया। रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। आशी, क्या हुआ? कोई भी तो नहीं है यहाँ। देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ। आशी ने डरते डरते आंखें खोली और हर तरफ देखने लगी। यार, अभी यहीं था वो यहीं था, मेरे सामने। उसके हाथ में चाकू था। बहुत ही डरावना लग रहा था वो। कौन आशी? किसकी बात कर रही हो? कौन था यहाँ? वो वो जोकर पेंटिंग वाला। क्या पागल होगी क्या आशी? वो बस एक पेंटिंग है, और पेंटिंग अपने आप चला नहीं करती। तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। चलो, चल के सो जाओ। नहीं रवि, मैं सच बोल रही हूँ। वो यहीं था, कैनवस में भी नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, वो वहाँ नहीं है। आशी रवि को खींचते हुए ड्राइंग रूम में लेके आई और हैरान होकर कैनवस को देखने लगी। रवि कैनवस के पास गया और बोला, ये देखो, ये रहे आपके जोकर बाबू। तुम मेरे किचन में ढूंढ रही थी। आशी इस बार कुछ नहीं बोली, बस उस कैनवस को हैरानी से देखने लगी। रवि उसे किसी तरह समझा कर ले गया। अगली सुबह रवि को ज़रूरी मीटिंग के लिए जल्दी जाना था, तो वो नाश्ता किए बिना ही चला गया। आशी ने अपने लिए दूध और टोस्ट बनाए और टीवी के सामने बैठ के नाश्ता करने लगी। आशी ने अभी एक ही टोस्ट खाया था कि उसे एहसास हुआ कि उसकी प्लेट खाली हो गई है। उसने दूध का गिलास देखा तो वो भी आधा खाली था। उसे अच्छे से याद है कि वो 4 टोस्ट लेके आई थी और उसने बस अभी एक ही खाया था। तभी एक बार फिर उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। उसने डरते डरते कैनवस की तरफ देखा। वो एक बार फिर खाली था। वो जोकर अपनी जगह पर नहीं था। आशी ने तुरंत रवि को फ़ोन करा और उसे घर जल्दी आने को बोला। उसके बाद आशी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। आवाज़ किचन से आ रही थी। उसने तुरंत किचन में झांक के देखा तो वो जोकर उसे देख रहा था। ये देख के आशी बद आवाज़ से अपने बेडरूम की तरफ भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी बड़ी तेज तेज की, ऐसा लगा कोई दरवाज़ा पीट रहा है। जोकर लगातार दरवाज़ा पीटने लगा। आशी डर से बुरी तरह कांपने लगी और इंतज़ार करने लगी रवि का। तभी डोरबेल बजी। आशी ने चुपके से दरवाज़ा खोला और मेन गेट खोलने के लिए भागी, और दरवाज़ा खोलते ही रवि से चिपक के रोने लगी। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर हुआ क्या है। उसने आशी को सोफे पे बिठाया और प्यार से पूछने लगा, बात क्या है आशी? आशी ने उसे सुबह से लेकर अब तक की सारी बात बताई। रवि ने इस बार कैनवस की तरफ देखा। इस बार जोकर कैनवस में नहीं था। ये देख के रवि को हैरानी हुई। वो इसके पहले आशी से कुछ पूछता, उसे अपने बेडरूम में किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ की दिशा में भागने लगा। तभी आशी ने उसे रोक दिया, लेकिन रवि ने उसे शांत रहने को कहा और रूम की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा। रवि अभी चारों तरफ देख ही रहा था कि पीछे से किसी ने उस पर चाकू से वार कर दिया। रवि के मुंह से दर्द भरी कर रहा निकली। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो जोकर पीछे खड़ा हंस रहा था। रवि की आवाज़ सुनकर आशी भी उसके पास गई। उसकी हालत देखकर वो बुरी तरह डर गई। उसने जल्दी से रवि को सहारा देकर कमरे से बाहर निकाला और कमरे को बंद करके उसने रवि को सोफे पे बिठाया और रोने लगी। अब क्या करेंगे रवि, वो हमें मार देगा। आशी को रोता देख रवि में थोड़ी हिम्मत आई और उसने आशी को चुप रहने को बोला और सोचने लगा क्या किया जाए। उसने आशी को कहा कि जाओ किचन से सीधे माचिस लेके आओ, हमें इसे जलाना होगा। आशी जल्दी से माचिस लेके आ गई। रवि हिम्मत करके उठा और उसने कैनवस में आग लगा दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आग उस कैनवस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उधर कमरे से ज़ोर ज़ोर से लगातार हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये सब देख के आशी और रवि एक दूसरे को देखने लगे। आशी ने कहा, रवि अब क्या करें, ये तो जल ही नहीं रहा। तभी रवि को वो बूढ़ी औरत याद आई। आशी, तुम्हें याद है ना वो बूढ़ी औरत? वो ज़रूर इस कैनवस के बारे में कुछ जानती होगी। लेकिन रवि, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? आशी ने परेशानी से कहा।
मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगी। ये कहते हुए रवि आशी को लेकर बिल्डिंग के बाहर आ गया और इधर तो देखने लगा और उसे वो दिख गई। वो दोनों उस औरत के पास गए और उसे सारी बात बता दी। उस औरत ने बताया कि वो कैनवस को यान कैनवस नहीं है, बल्कि एक शापित कैनवस है। उस कैनवस पे तुम चाहे कोई भी पेंटिंग बनाना, लेकिन अंत में वो जोकर ही बन के आता है और लोगों को मार कर अपनी शक्तियाँ बढ़ाता है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? उस औरत ने बताया कि उसके पति एक मशहूर चित्रकार थे। उन्हें कैनवस कहीं से मिला और उस जोकर ने उनकी जान ले ली। उसके बाद उसने कैनवस बनाने की कोशिश करी, लेकिन नाकाम। फिर उसने घर से दूर उसे फेंक दिया। लेकिन आंटी, इस समय तो वो कैनवस से बाहर है, तो हम उसे कैसे फेंकें? उस बूढ़ी औरत ने बताया कि जिसने उसकी पेंटिंग बनाई है, उसके खून की कुछ बूंद उस कैनवस पर डाल दो, कुछ देर के लिए वो गायब हो जाएगा। उसी दौरान उसे अपने घर से दूर फेंका ना। आशी और रवि जल्दी से अपने फ्लैट पे वापस आए। वो जोकर अभी भी उस कमरे में जोर से हंस रहा था। आशी ने अपने हाथ पे चाकू से थोड़ा सा काटा और खून की कुछ बूंदें उस पर गिराईं। खून गिरते ही घर में सन्नाटा छा गया। वो समझ गए कि जोकर कुछ समय के लिए जा चुका है। आशी और रवि ने जल्दी से कैनवस को गाड़ी में डाला और समुद्र के किनारे पहुंचे। रवि ने कैनवस उठाकर पानी में बहा दिया और जब तक वो उसकी नज़र से ओझल नहीं हो गया, तब तक वो उसे देखते रहे। घर आकर रवि और आशी ने महसूस किया कि घर में पहले से ज़्यादा सुकून और हल्कापन है। कुछ दिन बाद समुद्र किनारे। वाओ पापा, देखो मुझे क्या मिला, एक कैनवस। कितना सुंदर है ना? इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। ज़्यादातर जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता, तब तक वो इन्हें नहीं मानता। पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है, उनकी जिंदगी पूरी की पूरी खौफ से भर जाती है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। लॉकर का भूत, जिसका अनुभव हुआ था गोपाल राजदेव को, जो कि दिल्ली शहर में किराए के मकान में नॉर्मल तरीके से रहते हैं। और अगर उनकी इकोनॉमिक हेल्थ देखी जाए, जिससे उनका घर चलता है, तो वो एक टीचर हैं। गोपाल जी स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं, यानी काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी है। स्कूल में पढ़ाने के बाद वो बच्चों को अपने घर पे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वो कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था, जो कि उन्होंने हमसे शेयर करा है। बात कुछ ऐसी है कि एक शाम जब वे अपनी कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। उस आवाज़ से वह चौंक गए। इन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस शाम वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वो अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद करके कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना ने गोपाल जी इसको पूरी तरह डरा दिया था। उन्हें वही खड़े खड़े पसीने आने लगे और वो पूरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। मतलब उस दरवाजे को अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए गोपाल जी थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। ये सब पैरानॉर्मल घटनाएं देखकर गोपाल जी की चीख निकल गई। गोपाल जी दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। गोपाल जी के पड़ोसी उनके साथ
घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। गोपाल जी के साथ साथ सभी लोग इस भयानक अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब। पर किसी ने भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करी। इस खौफनाक अनुभव के कारण गोपाल जी बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट आए। जब वो दिल्ली वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेजों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी जली लाश उस अलमारी में छुपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन गोपाल जिनके आने के बाद उनके मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उन्हें दे दी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई हो और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई हो। एक बार की बात है, मेरे दोस्त के मामा जी का देहांत हो गया था। काफ़ी अच्छे इंसान थे वो। उनको सारा गांव बहुत पसंद करता था और उनके सच कहने की आदत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी सबको। मैं भी उनसे एक दो बार मिला था। बड़े ही अच्छे दिल के इंसान है वो। उनकी मृत्यु अकाल हुई थी। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि जैसे कि किसी की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप जा रहे हो कहीं और अगर आपकी किसी कार से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र पूरी होने के बाद, जैसे कि अगर आप बुज़ुर्ग हो एंड एंड में आप मर जाते हो तो उसे नॉर्मल मृत्यु कहते हैं। अब आगे, वो एक व्यापारी थे। छोटे मोटे गांव से बाहर आना जाना वो उनका काम था। हफ्ते में एक दो बार वो ऐसे कर लिया करते थे। उस दिन भी वो उसी तरह से कुछ सामान को अपनी टैंक में ढोने के बाद एक नौकर के साथ शहर की तरफ आ रहे थे। उनकी एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो शराब पिया करते थे। उसके अलावा उनमें कोई बुराई नहीं थी। उस रात को भी वही हुआ था। उन्होंने शराब पी रखी थी और उनका नौकर भी उनके साथ शराब पिया हुआ था। वो दोनों एक ढाबे में बैठकर, जहाँ वो हमेशा शहर की तरफ जाते हुए शराब पिया करते थे, वो ढाबा उनका पसंदीदा था। वहाँ पर बैठकर उन्होंने दोबारा शराब पी। एक बार जब मैं अपने दोस्त निखिल के घर गया था तब उसने अपने मामा से मेरी मुलाकात कराई थी। तब से मैं उनको अच्छे से जानने लगा था। एक बार तो हमारे साथ वो गांव में लगने वाले मेले में भी गए थे, हम दोनों को ही लेकर। तब से मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से जानता था। उस दिन मुझे सूचना दी गई थी, जो कि मुझे मेरे दोस्त निखिल ने ही दी थी, कि उसी ढाबे में बैठकर उसके मामा अपने नौकर के साथ शराब पीकर निकले। और फिर रात का समय था। हाईवे की सड़क कच्ची थी और वहाँ से कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सामने से एक बाइक आ रही थी। उस बाइक को आते हुए वो दोनों ने ही देखा था, पर दोनों ने ही उस बाइक को नज़रअंदाज कर दिया। दरअसल वो बाइक नहीं थी, बड़ी सी ट्रक थी जिसका एक तरफ का हेडलाइट टूटा हुआ था। वो दोनों धोखा खा गए। वो दोनों धोखा खा गए थे उस ट्रक से और इसी वजह से उन दोनों की ट्रक का बहुत ही ज़ोरदार एक्सीडेंट हुआ था। और फिर एक ज़ोरदार चीख सारी फिजाओं में फैल गई थी और उनकी मौत हो गई। निखिल ने अपने मामा की मृत्यु के दिन ही मुझे बुला लिया था और मैं भी उसके साथ शौक में शामिल हुआ था।
पूरी तरह दिन मुझे वहाँ रहना था, उन सबके साथ। निखिल के मामा का चेहरा किसी को दिखाया नहीं गया था, क्योंकि उनका चेहरा उस हादसे में बुरी तरह चटपटा गया था और देखने लायक नहीं था। बड़ा भयानक सी शक्ल थी, इसलिए हमें देखने की अनुमति नहीं दी गई थी। उस रात उसके घर बहुत बहुत सारे मेहमान आए थे, बहुत ही सारे लोग आए थे, और सारा का सारा कार्यक्रम बाद में शुरू करा गया था, जिससे पहले कि सारे के सारे मेहमान आ जाएं, क्योंकि उसके मामा की चाहत थी कि वो सारे परिवार को एक साथ देखना चाहते थे। लेकिन जो उनकी चाहत थी वो अब हुई थी। उस दिन सब कुछ अजीब भी लग रहा था, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही हो। सबके साथ रहते ऐसा कुछ एहसास तो नहीं होता था, पर जब मैं अकेला हो जाता था तो आसपास कुछ अजीब सा अनुभव होता था। थोड़ा भारीपन सा लगता था, जैसे कोई आसपास है या फिर बाजू में बैठा हुआ है। बेचैनी सी लगती थी। एक जगह अकेले रहने का मन नहीं होता था। जिस दिन उसके घर गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा था, उस दिन तो और भी मौजूदगी का एहसास होने लगा था। पंडित बोल रहे थे कि मृतक की कोई आखिरी इच्छा रह गई है जो पूरी नहीं हुई है। वो जब तक पूरी नहीं हो जाती वो इसी घर में रहेगा। ये सब सुनकर सारे लोगों के चेहरे पर डर का एक आवरण बन गया था। जीते तक सब ठीक था, पर मरने के बाद तो न जाने क्या था। सबको लग रहा था न जाने आत्मा क्या कर बैठे, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये सोचकर सबके सब घबराने लगे। निखिल की नानी ने पंडित जी से पूछा था कि कोई खास उपाय तो होगा जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके, पर पंडित ने बताया कि जब तक उसकी आखिरी इच्छा पूरी ना हो जाए उसकी आत्मा यहीं रहेगी। पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, भले उसकी आत्मा यहाँ रहे या ना रहे, या फिर अपने होने का जितना भी संकेत दे, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसकी जो भी इच्छा होगी, यदि जिस दिन वो पूरी हो जाएगी, वो अपने आप यहाँ से चली जाएगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये बात सुनकर तो सबके होश उड़ गए थे, और मेरे भी। आवाज तो होता था किसी के होने का। कभी कभी दरवाजे की सिटकनी अपने आप खुल जाती थी, तो कभी कुछ और विचित्र होता था। 13वीं के दिन हम सारे मेहमानों का स्वागत आधे मन से कर रहे थे, पर सब समझ सकते थे हमारी भावनाओं को किसी ने बुरा नहीं माना था। उस रात हम सबको सारा सामान वापस करना था। खाने पीने की जो भी व्यवस्था की गई थी उसमें हमने नौकरों की सहायता भी करी। दुकान तक सामान ले जाने में हमने सबकी मदद करी और सबने हमारी मदद करी। वही जो 13वीं के दिन होता है, 13वीं के मतलब लास्ट नाइट को। उस रात सब इधर उधर हो गए और काफ़ी काम में बिजी हो गए थे। इस बीच निखिल की मामी की तबीयत भी अचानक से ख़राब हो गई थी। इसी कारण उन्हें भी आधी रात को हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सब कोई मेरे को उस घर में रहने को बोल दिए, और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं उन्हें मना भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वहीं रुक गया। गांव में उस घर के आसपास चारों तरफ खाली लंबा मैदान था। आसपास कुछ कच्चे मकान थे, पर रोशनी की कमी थी, अंधेरा कुछ ज़्यादा था। उस रात अंधेरे में भी इतनी शांति थी कि कीड़ों की आवाज़ें इतनी स्पष्ट सुनाई देती थी। मेरी हिम्मत न बाहर जाने की होती थी और ना ही अंदर आने की। देर रात भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। अब मैं अकेले बाहर भी कितना देर रहता। अंदर और बाहर दोनों तरफ का माहौल बड़ा ही भयानक पल लिए हुए था। किसी तरफ रात होने लगी और 11 बज गए। अंधेरे से लड़ना था, रात वहाँ अकेले रुकना था। किसी तरह अंदर मैं गया। काफ़ी मैंने हिम्मत बटोरी अंदर जाने के लिए, और जाकर एक पलंग पर सीधा सो गया। सोया क्या था, अंदर के 2 कमरे अंधेरे से ढके हुए थे, और कसम से सच कह रहा हूँ, उन अंधेरों के बीचों बीच किसी साए के हिलने झुलने जैसा एहसास होने लगा था। मन तो था किसी तरह उन कमरों की बत्ती जला दूं, पर सच बताऊं, मेरी हिम्मत तो उठने की भी नहीं हो पा रही थी।
फिर भी किसी तरह उठा और जाकर एक कमरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी छन छन की आवाज़ें कानों पर पड़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ थी टेबल में रखे प्लेट के गिरने की। और ये बात भी मुझे तब पता चली जब मैंने पीछे देखा। उसी समय मैंने किसी तरह हिम्मत करके उन दोनों कमरों की लाइट चालू की और आकर वापस फिर से अपने बिस्तर पे सोने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती गई वैसे नींद मेरे को अपने आगोश में लेती जा रही थी और पता भी नहीं चला कब मेरी नींद मुझको आ चुकी थी और अब तो मैं सोने के लिए मजबूर था। कुछ देर बाद मुझे निखिल के मामा दिखाई दिए। वो बोल रहे थे कि घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। उनकी कोई सुन नहीं रहा है। जिस दिन उनके घर में सुंदरकांड का पाठ होगा वे वहाँ से चले जाएंगे। और फिर मेरी नींद खुल गई और फिर रात भर अंधेरे का किसी तरह से सामना करते हुए जागता रहा मैं। दूसरे दिन सबको इस बात को बताया तो निखिल के बड़े मामा ने मेरी बात मानी और उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई की बहुत इच्छा थी कि घर के सामने एक मंदिर बनवा कर भगवान हनुमान जी का सुंदरकांड किया जाए। उसके बाद कुछ दिन बीता और उन्होंने सामने हनुमान मंदिर भी बनवाया और उसका उद्घाटन किया और घर में सुंदरकांड का पाठ भी हुआ। उसके दूसरे दिन से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी चली गई और पॉजिटिव एनर्जी लगने लगी। हर तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी छा गई थी। इस बात को लगभग सबने महसूस करा था। शायद उनकी आत्मा की इच्छा पूरी हो चुकी थी और उन्हें मोक्ष मिल चुका था। एक दिन की बात है। उस कैदी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उसने कत्ल किया था। वो एक बड़ा ही भयानक सा हत्यारा था। इसलिए उसने अपनी सजा के साथ ही उसकी कीमत चुकाई थी। उकसावे में आकर शराब के नशे में ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया था। उसकी आंखों में इस बात का कोई गम नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी, उसे सबक सिखाने निकला था और उसे मार डाला। अब कत्ल की वजह से ही उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उसे काला पानी की सज़ा मिली थी और लगभग उसे सुबह ही लेके जाना था। इसलिए उसे उसके पुराने जेल से निकालकर एक अलग जगह से ले जाकर एक अजीब सी जेल में डाल दिया था और वहाँ पर उसे एक दिन पहले रखा गया था जब उसे काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी, ताकि वो भागे ना। वो जो जगह थी ना वो भी एक जेल ही थी, पर उस पूरे जेल में वो अकेला ही था। बाहर एक कांस्टेबल को रख दिया गया था उसकी देख रेख करने के लिए। रात के समय जूतों के चलने की आवाज़ उस जेल में आने लगी तो वो कैदी सतर्क होकर इधर उधर देखने लगा। बाहर से वो कांस्टेबल आ रहा था जिसे उसके देख रेख के लिए रखा गया था। वो कांस्टेबल आकर उसके सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक प्लेट पर खाना था जो उस कैदी के लिए लाया था उसने। बाहर लगे ताले जो दरवाजे में थे उसे खोलकर उस कैदी की तरफ उस कांस्टेबल ने ज़मीन से घसीटकर उसके तरफ खाना पहुंचाया और फिर दोबारा ताले जड़ दिए। वहाँ से वो बाहर चला गया। उसके बाद मतलब उसे खाना वाना दे के अब वो बाहर चला गया था। अब वो कैदी वहाँ से उठा और अपनी प्लेट को उठाकर अपने पास रखा और खाना शुरू कर दिया। दो निवाले उसने अपने मुंह में डाले ही थे खाने के लिए कि तीसरी खाने के लिए डाल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी और वो उसे गौर से देखने लगा, क्योंकि उस दीवार में देखने से लग रहा था कि जैसे दो आंखें उसे घूर रही थी। उसने गौर से देखा कि कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं है, और फिर अचानक से ऐसा लगा जैसे कि उस आंखों ने पलकें झपकी थी। इस बात से तो वो आश्चर्य हो गया कि दीवार की तो आंखें होती ही नहीं,
फिर ये क्या है? उसने उठकर उस आग की सच्चाई जानने के लिए उसके पास जाने का निर्णय लिया और उठा अपनी जगह से और चलता हुआ उस दीवार के पास पहुंचा। देखकर दंग ही रह गया था वो कैदी, क्योंकि वो आंखें ही दीवार पर थी। ये क्या था? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब तो वो अंदर अकेले ही बंद था, तो किससे कुछ कहता? इससे पहले वो समझता कि आखिर ये चीज़ क्या है। उसी समय उस आंखों के चारों तरफ एक घेरा बनने लगा। देखते ही देखते वो एक मानव जैसा दिखने लगा, जैसे उस दीवार पर किसी मानव का चित्र अंकित हो। खून सूखने लगे शरीर के अंदर ही ये दृश्य देखकर कैदी तो पूरी तरह रोंगटे से खड़ा हो चुका था। कैदी की पैरों तले जमीन खिसक गई थी और फिर वो मानव एक प्रतिबिंब जैसा बना और देखते ही देखते वो एक इंसानी शरीर में बदल गया। देखते ही सामने एक आदमी को दीवार से निकलते हुए उस कैदी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और फिर बुरी तरह से वो भयभीत उठा। और फिर उसके बाद वो मानव शरीर अपने आप किसी दानव जैसा दिखने लगा। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए थे। उसकी दोनों आंखें रक्त से नहाई हुई दिख रही थी। उसके हाथों के पंजे बढ़कर अपने आकार से कुछ ज़्यादा हो चुके थे। उस दानव को अपने पास देखकर एक इतनी भयानक चीख उस कैदी के मुंह से निकली कि पूरा वो जेल, दीवारें बड़ी तगड़ी तरह गूंज उठी। वो दानव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बहुत पास आ गया। वो कैदी दीवार में पीठ टिकाकर कांप रहा था। उसने उस दानव से अपने जीवन की भीख मांगी, पर वो इतना बेरहम था कि उसके गले को दबोचकर ऊपर उठा दिया। अब कैदी का सारा शरीर हवा में लहरा रहा था, सांसें उसकी टूटती। उसके बाद वो दानव फिर से दीवार में चला गया। अब यहाँ अचानक से इस कैदी की मौत हो जाने की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें कुछ भी खास नहीं मिला। परिणाम में भी आया कि किसी तरह दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई थी। एक घर था सफ़ेद रंग का, उसके पीछे एक लड़की थी और नीचे कुछ झाड़ियाँ, जिसको देखकर ऐसा लगता था कि उसके अंदर से कोई झांक रहा है। एक घर था सफ़ेद रंग का, उसके पीछे खिड़की थी और नीचे कुछ झाड़ियाँ, जिसको देखकर ऐसा लगता था कि उसके अंदर से कोई झांक रहा है। कभी उसकी आंखें तिरछी दिखती थी तो कभी गोल घूमती, जबकि उस जगह तो कई सालों से एक परिंदा भी नहीं गया, इंसान तो दूर की बात है। फिर उधर से आखिर अंदर की ओर ऐसा क्या है जो देखता था? वह पता नहीं चला कि कौन सा रहस्य है जो उसके अंदर ही मौजूद है। होता यह था कि दिन के समय सब कुछ सामान्य रहता था, पर उस जगह के गड्ढे देखने में बड़े ही डरावने दिखते थे। और फिर अक्सर रात में ही किसी की अंदर से बाहर की तरह देखती निगाहें महसूस होती थीं। जब भी उधर से कोई गुजरता था तो कभी कभी ऐसा एहसास होता था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब पलटकर उधर देखकर उस गतिविधि को समझने की प्रयास करता तो वो एक वहम सा लगता था उसे। ऐसा किसी एक दो इंसान के साथ नहीं हुआ था, बल्कि जो भी उधर से रात के समय गुजरता था तो उसकी वही शिकायत होती थी कि किसी की नज़र उस पर पड़ती है जब भी वो उस घर की तरफ जाता है। ये तो एक अलग बात है, यानी एक अलग ही घटना है, पर उस दिन तो कुछ अजीब सी हरकत हुई थी। जब एक किसान हमेशा उस घर के पास से गुजरता था तो वो हमेशा उस आंखों को महसूस किया करता था। पर उस दिन जब रात में वो अपने घर के बजाय अपने फार्म पर जा रहा था तो उसकी नज़र उस गोल आकृति की बनी खिड़की पर जब पड़ी तो उसने ध्यान से देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई हाथ का पंजा बाहर आया और एक झटके से ही अंदर की तरफ चला गया।
अंधेरे में तो ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर जब उसने उसे देखने के लिए उस जगह में थोड़ी दूर खड़ा हुआ तो वही हरकत दोबारा हुई और ऐसा लगा जैसे कोई हाथ निकाल कर उस खिड़की के नीचे लगे पेड़ को हिलाया हो और तुरंत अंदर की तरफ भाग गया हो। उस किसान ने इस बार उस हाथ को देखा था। वो पीले रंग का था, जैसे किसी जानवर का हो, और उसके हाथ पर कटे फटे निशान थे जिसमें खून के धब्बे जमे से लगे। इस बार तो उस किसान ने डिसीजन ले लिया कि शायद कोई इंसान ही है जो इस तरह की हरकत करके सबको डराने का काम करता है, या फिर कोई पागल है। देखा जाए एक बार। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और उस खिड़की पर अपने दोनों हाथ रखा। उसके बाद अंदर देखने की कोशिश करने लगा। अंदर चारों तरफ अंधकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अंधेरा कि आंख खोलकर भी ऐसा लगता था कि आंखों की रोशनी चली गई हो। उसे कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि कल सुबह इस मुद्दे को समझने की कोशिश करूंगा, और अपने सिर को बाहर की तरफ निकाल ही रहा था। उतने में नीचे से दो हाथ आकर उसके गले में लग गए और गले को दबोचने लगे। मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी, इतनी मजबूती से गले की नस दबाई हुई थी। बाहर हाथ पैर हवा में हिलने लगे और वो खुद को इस जगह से निकालने और उन दोनों हाथों को अपने गले से आज़ाद कराने का अनगिनत प्रयास करने लगा। उस खिड़की की ऊंचाई काफ़ी ऊपर की थी, जिससे कि पैर जमीन से ज़्यादा ऊपर थे। हवा में ही उसके हाथ पैर लहराते जा रहे थे। खुद को उन दोनों हाथों की मजबूती की पकड़ से वो अलग नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर तक छटपटाने के बाद धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं, और वो जो कोई भी अदृश्य मानव था या कोई अदृश्य शक्ति उस मरे हुए किसान की लाश को अंदर उस खिड़की के लेकर चला गया घसीटते हुए। उसके बाद कभी ना वो इंसान दिखा और कहीं ना उसकी लाश। लेकिन वो था क्या, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, क्योंकि ये कहानी कैलिफोर्निया की डेंची की है।